Dear students, welcome to Scientific Academy. This is Tanveer sir, MSc Physics and ex Bihar Administrative Service. यहाँ पे बच्चों अभी आपका इंट्रोडक्शन टू लाइट विद द हिस्ट्री ऑफ लाइट चल रहा है। पार्ट बी तक हमने आप लोगों को बताया लाइट के बारे में। अब यहाँ पार्ट सी स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू लाइट पार्ट सी। चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए उसका ध्यान में रखते हुए मैं ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू लाइट पे क्लास ले रहा हूँ। तो अब तक हमने 11 नंबर तक यानी जेसी मैक्सवेल तक मैंने आप लोगों को बताया था, उनका व्यूज़, उनका नज़रिया, उनका स्टैंड्स क्या था लाइट के बारे में। अब यहाँ पे हम चलते हैं जर्मनी। जैसा कि मैंने कहा था कि पार्ट सी में मैं चलूँगा जर्मनी। तो मैक्स प्लांक ऑफ जर्मनी नंबर 12 पे हम रखते हैं। नंबर 12 मैक्स प्लांक जर्मनी के रहने वाले थे ये। मैक्स प्लांक ऑफ जर्मनी। बच्चों मैक्स प्लांक ये जर्मनी के रहने वाले थे। ये बॉर्न इनका हुआ, ये पैदा हुए 1858 में 1858 एंड ही डाइड इन 1947। हाँ तो बच्चों ये मैक्स प्लांक जर्मन के रहने वाले थे। 1858 में इनकी पैदाइश हुई और 1947 में इनकी मौत हुई। ठीक है, ये नंबर 1 ही वाज थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। He was theoretical physicist. ये इन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दिया। He gave quantum theory of light यानी रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इन्होंने दिया इन 1900। He gave quantum theory of light in 1900. He discovered the energy quanta. He discovered the energy quanta. He discovered the energy quanta. इन्होंने एनर्जी क्वांटा को डिस्कवर किया और बताया। he got Nobel Prize in physics. He got Nobel Prize in physics in 1918 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पे। ही वॉज नोन एज फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स along with Niels Bohr and Albert Einstein. 5 known as father of quantum mechanics. बच्चों यहाँ पे अभी चूंकि इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट चल रहा है तो बहुत डिटेल में हम इसमें नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये 10th क्लास के बच्चों से स्टार्ट होता है तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। फिर भी लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये उसको स्टडी करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं तो उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा और
हायर क्लासेस में जब वो जाएंगे 12 में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करेंगे तो उनके लिए ये सब काफ़ी वैल्यूएबल होगा, काफ़ी उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए हम थोड़ा इसमें थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट में, क्योंकि ये आपको सब डिटेल्स में हम बताएंगे जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे या ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तो 12 क्लास में, तो वो उसमें हम काफ़ी डिटेल्स में इसको आप लोग को बताएंगे। अभी ब्रीफ आइडिया देते हुए ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट है वो फिजिक्स का, लाइट का, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1918 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा। एनर्जी क्वांटा के लिए, इसकी डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, यानी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। इनको मैक्स प्लैंक को। ठीक है बच्चों, इनका कहना था लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड क्वांटा। लाइट इज मेड ऑफ particles. Light is made of particles. Particles called quanta. Light is made of particles called quanta. ठीक है बच्चों, तो ये इनका लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड क्वांटा। बाद में ये क्वांटा फोटोन के नाम से जाना जाने लगा। लेटर क्वांटा इज नोन एज फोटोन। लेटर क्वांटा इज known as photon. फोटोन के बारे में भी हम बताएंगे। व्हाट इज फोटोन? फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल। ठीक है बच्चों, तो क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन किसको कहते हैं? क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। क्वांटम मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वाज गिवन द नेम क्वांटम बाय मैक्स प्लैंक। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy, 7, the minimum amount of energy कम से कम minimum amount of energy was given the name क्वांटा। अब आई थिंक क्वांटा समझ रहे होंगे, ऐसे से क्वांटम मैकेनिक्स बना बच्चों। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वाज गिवन द नेम क्वांटम बाय मैक्स प्लैंक में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? क्वांटम। सबसे कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहेंगे क्वांटम, विच मीन्स हाउ मच, विच मीन्स मिनिमम, विच मीन्स क्वांटम मीन्स हाउ मच minimum, how much. Its plural is quanta. क्वांटा क्या है? इसका प्लूरल है। इट्स प्लूरल इज क्वांटा। ठीक है बच्चों, 1 quantum of energy is carried by 1 photon of light. 1 quantum of energy is carried by 1 photon of light. Clear? Light carry energy in small discrete packets.
डिस्क्रीट पैकेट, डिस्क्रीट मीन्स होता है सेपरेट। डिस्क्रीट का मतलब हुआ, डिस्क्रीट माने समझिए सब अच्छे से, डिस्क्रीट का मतलब हुआ सेपरेट, सेपरेट बिल्कुल अलग। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट, इंडिविजुअल, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट बिल्कुल अलग। यानी अपोजिट ऑफ कंटिन्यूअस इज डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में कहेंगे डिस्क्रीट। यानी प्लांक ने इसे डिस्क्रीट कहा, आइंस्टाइन ने इसे डिस्क्रीट कहा, सेपरेट, इंडिविजुअल, डिस्टिंक्ट। तो लाइट एनर्जी, लाइट कैरी एनर्जी इन स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, पैकेट्स छोटे छोटे पैकेट में। लेकिन वो पैकेट कैसा होगा? मिठाई खाने वाला पैकेट नहीं, समझे? वो वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, यानी फोटोन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इसलिए इसका रेस्ट मास को आइंस्टाइन ने जीरो माना, जीरो कंसीडर किया। तो लाइट कैरी एनर्जी इन स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा और फोटोन, कॉल्ड क्वांटा और बाद में इसका नाम दिया गया फोटोन, फोटोन। ठीक है? लाइट कैरी एनर्जी इन स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। यानी लाइट, फोटोन इज नथिंग बट अ पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम सुना होगा। ये सब मास रखते हैं, इसमें मास है, इसका रेस्ट मास होता है। ठीक है बच्चों? लेकिन फोटोन यहाँ पे एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास जीरो होता है और इसका मास नेग्लिजिबल होता है। और वैसा पार्टिकल या वैसा ऑब्जेक्ट जिसका मास नेग्लिजिबल होता है, जिसका रेस्ट मास जीरो होता है, वही वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है, वही स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा। c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और 1,86,282 माइल्स पर सेकंड के स्पीड से ये ट्रेवल करेगा। ठीक है बच्चों? तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा, कोई भी पार्टिकल जिसका मास नेग्लिजिबल है, रेस्ट मास जीरो है, वही स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकता है। इन 1926 G.N. लेविस named quanta as photon in 1926। इससे पहले ये क्वांटा के नाम से जाना जाता था बच्चों, समझे? अब बाद में ये फोटोन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपने थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह में ये इसका जिक्र नहीं किया है फोटोन का। ये सिर्फ क्वांटा के बारे में वहां बात हुई है। बाद में इसका नाम प्रपोज किया गया बाय G.N. लेविस, नेम क्वांटा एज फोटोन। ओके, प्रपोज द टर्म फोटोन। प्लान, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े। चलिए, ये काफी, आई थिंक ये क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है वो उसका कंसेप्ट नहीं जानने की वजह से स्टूडेंट्स को, बच्चों को समझने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये मैंने यहाँ कोशिश किया है कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप और छोटी छोटी चीज़, बेसिक्स जो है इसका, उसको हमने समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को आगे चलकर किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों? अब प्लांक postulated that energy of the quantum of light absorbed or
emitted is directly proportional to the frequency of the radiation. Max Planck postulated that energy of light, quantum of light emitted or absorbed is directly proportional to the frequency of the radiation. ठीक है बच्चों, Max Planck postulated that energy of the quantum of light either emitted or absorbed is directly proportional to the frequency of the radiation. That is E is directly proportional to frequency. ठीक है बच्चों, E is directly proportional to the frequency of the radiation. और प्लांक ने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाया और E इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट दिया H और ये न्यू, वेयर H इज कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट, वेयर H इज कॉल्ड, प्लांक ने अपने नाम पे रखा कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट. ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे जो हमको फॉलो कर रहे हैं, जो साइंटिक एकेडमी को में तनवीर सर के क्लास फॉलो कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि वो डल स्टूडेंट रहें. बेसिक कंसेप्ट जो है फिजिक्स का, स्पेशली यहाँ पर भी जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं लाइट का, उसका जानना बहुत ज़रूरी है. और ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है, क्वांटा, फोटोन, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, अगर यही नहीं समझ में आएगा तो आगे फिजिक्स क्या समझेंगे. ये इसी पे मॉडर्न फिजिक्स जब 12th क्लास में जाएंगे तो टोटल मॉडर्न फिजिक्स इसी पे बेस करेगा. और अगर हम इसको ऐसे कर दें और ये फार्मूला आया, ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ अगर हम H निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू, H प्लांक्स कांस्टेंट. तो E क्या है बच्चों, एनर्जी. तो एनर्जी क्या होता है उसका, SI यूनिट जूल, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, पर सेकंड. तो इसका यूनिट क्या, SI यूनिट क्या निकल कर आ रहा है, ये जूल और ये पर सेकंड ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जूल सेकंड. ये आपका SI यूनिट हुआ किसका, प्लांक्स कांस्टेंट का. और प्लांक्स कांस्टेंट ने जो इसका वैल्यू निकाला, इसका वो H का वैल्यू जो बताया, वो ये फंडामेंटल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट H इक्वल्स टू, इसका वैल्यू प्लांक ने दिया 6.625 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड. ये प्लांक्स ने इसका प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू ये दिया. ठीक है, तो इस तरह से ये E इक्वल्स टू H न्यू. ठीक है बच्चों, और अगर थोड़ा हम इसको फर्दर और थोड़ा हम आगे एक्सटेंड करें तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, करिए. C is equals to nu lambda. We know that since C is equals to nu lambda, C is speed of light, nu is the frequency of radiation, and lambda is the wavelength of light.
ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा, तो यहाँ पे न्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, और न्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन लेमडा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो न्यू या इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा है, अगर यहाँ इस इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं तो क्या होगा, इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 इसको अगर हम मान लें और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें न्यू का वैल्यू यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 टेक्स द फॉर्म एज E इज इक्वल्स टू HC अपॉन लेमडा। ठीक है, HC अपॉन लेमडा। तो अब इस तरह से आपको फोटोन की जो एनर्जी हुई, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल्स टू H न्यू और दिस इक्वल्स टू HC अपॉन लेमडा। ये यानी यहां से ये निकल कर आ रहा है सामने, ये तो क्लियर है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहां पे एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेवलेंथ। यानी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, और अगर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ रेडिएशन का क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसको आपको इससे क्लियर हो रहा है। तो मैक्स प्लैंक ने ये बताया कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये मैक्स प्लैंक ने लाइट के बारे में बताया। जेसी मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब continuously, whereas according to Planck's quantum theory of radiation, energy is emitted or absorbed discontinuously, that is in certain definite discrete packets called quanta। यानी इनका कहना था कि light consists of small packets, discrete packets called quanta or photon। ठीक है, हाँ तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट द पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोन। ये तो आप लोग जान गए कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक द पार्टिकल्स ऑफ लाइट, लाइट के अंदर जो पार्टिकल है उसको क्या कहते हैं, वो फोटोन। वो फोटोन क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन विच आर डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल पार्टिकल्स। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल से डिफरेंट है। चूंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका तो मास होता है, लेकिन इसमें तो मास जीरो है, इट्स रेस्ट मास। फोटोन के बारे में रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होगा, वो तो जीरो है, जीरो। फोटोन का रेस्ट मास बच्चों वो जीरो है, और साथ साथ इसमें चार्ज भी नहीं होता है। चार्ज न्यूट्रॉन की तरह, जैसे न्यूट्रॉन तो मैसिव पार्टिकल है और उसमें चार्ज जीरो होता है, चार्ज उसमें भी नहीं है, और यहाँ भी चार्ज जीरो है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे लेकिन चार्ज जीरो है, इसका रेस्ट मास भी जीरो है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको मासलेस पार्टिकल कहते हैं। दूसरी बात यह कि लाइट कैरी एनर्जी वाया इट्स मोमेंटम डिस्पाइट हैविंग नो मास। अब कहिए कि यहाँ पे तो मास नहीं है, इसका तो मास है ही नहीं है, तो इसमें मोमेंटम कैसे होगा। जब मास इसका जीरो हो गया तो मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो यहाँ पे तो मास जीरो है, तो मोमेंटम तो इसका जीरो हो गया। लेकिन नहीं, चूंकि ये प्रेशर लगाता है, लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट एक्सर्ट प्रेशर, दैट्स व्हाई इट कैरीज मोमेंटम। तो लाइट इंडीड कैरी एनर्जी वाया इट्स मोमेंटम। क्लियर, लाइट इंडीड कैरी एनर्जी वाया इट्स मोमेंटम डिस्पाइट हैविंग नो मास। लाइट इंडीड कैरी एनर्जी, लाइट indeed carry energy via its momentum,
its momentum. Its momentum. Despite having no mass. Despite having no mass. No mass. Light carry energy. Light indeed. हकीकत में लाइट एनर्जी कैरी करता है किसके थ्रू? मोमेंटम के थ्रू, जबकि इसमें मास नहीं है। अब अभी आपने जो फार्मूला अभी आया प्लांक्स ने जो बताया वो E इक्वल्स टू क्या आया था? E इक्वल्स टू एच न्यू और एच सी अपॉन लेमडा। ये प्लांक ने मैक्स प्लांक ने जो फोटोन के बारे में बताया। और एक चीज और यहां समझ लीजिए बच्चों, E is equals to NH nu, where N is equals to 1, 2, 3, 4, etc. यानी मिनिमम एक पैकेट में जो एनर्जी होगी वो अगर एक रख देते हैं, 1 यहां रखते हैं, तो E is equals to एक हो जाएगा कितना? H nu। ठीक है, अगर यहां n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2h nu, 3 रखेंगे तो 3h nu। यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी एक पैकेट में एक फोटोन जो होगा उसकी एनर्जी ये होगी। क्लियर? तो यहां पे एक ये फार्मूला जो निकल कर सामने आया जो मैक्स प्लांक ने बताया। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फार्मूला दिया था, ये आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला। मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला क्या था? E is equals to mc square, where m mass of the particle, c speed of light। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये फार्मूला दिया था, E is equals to mc square। ठीक है, अगर ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, 2, और दोनों को इक्वेट कर दें तो क्या वैल्यू निकल कर आएगा? देखिए, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 2। इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट क्या मिलता है हमको? देखिए तो इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट क्या आएगा? यहां पे एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, और ये देखिए C से एक C कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहां क्या बचा? mc प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इसको हम लोग लिखेंगे मोमेंटम P। देयरफॉर P का वैल्यू जो आपको आया सामने वो h अपॉन लेमडा। देखिए मोमेंटम में यहां मास इस फार्मूले में नहीं आ रहा है, h अपॉन लेमडा, यानी प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन लेमडा। या इससे ये भी एक बात क्लियर हो रहा है कि ये वेवलेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो मोमेंटम इंक्रीज करेगा। तो ये यहां पे मोमेंटम डिपेंड कर रहा है प्लांक्स कांस्टेंट पे और वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से ये प्रेशर लगाता है। यहां पे तो इस फार्मूले में तो मास नहीं है आया। ठीक है, तो ये फार्मूला आइंस्टाइन ने दिया, इसको ये आइंस्टाइन्स फार्मूला, आइंस्टाइन ने बताया, आइंस्टाइन्स फार्मूला ये है ऑल्सो। ओके, लाइट कैरी एनर्जी वाई इट्स मोमेंटम डिस्पाइट हैविंग नो मास। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला से इसको हमने निकाल लिया। सो लाइट इंडीड
कैरी एनर्जी वाया इट्स मोमेंटम डिस्पाइट हैविंग नो मास। तो ये बच्चों हमने मैक्स प्लैंक के बारे में बताया कि इनका लाइट के बारे में क्या व्यूज था, क्या नजरिया था। लाइट पे रिसर्च करते करते इन्होंने एक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दिया और इसी पे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है 12 से हायर स्टडीज बीएससी ऑनर्स एमएससी और रिसर्च वर्क में। अभी हमने बताया था कि नोबेल प्राइज भी मिला 2022 का, किसमें, फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम इंटेंगलमेंट में। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या व्यूज था लाइट के बारे में, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चूंकि मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो आया वो 1900 में आया और 1900 से यानी 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, और वहां से स्टार्ट हो गया हमारा क्या, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स 1900 से मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्ट हुआ और क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। और इसी को क्वांटम थ्योरी गिवन बाय मैक्स प्लैंक, इसको प्रोसीड करके आगे बढ़ाते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन और उसके बाद वो अपना व्यूज पेश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या व्यू है। हाँ तो बच्चों अब नंबर 11 पर लास्ट में अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑफ जर्मनी। ही वॉज बोर्न इन 1879 एंड डाइड इन 1955। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या व्यूज था, क्या स्टैंड था, क्या नजरिया था लाइट के बारे में, तो उसको अब हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम इनके बारे में बताएं कि लाइट के बारे में इनका क्या व्यूज था, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था सोसाइटी के लिए, इनके क्या हाइलाइट्स थी, इनका क्या अचीवमेंट था, उसके बारे में हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इन 1905 at the age of only 26, in 1879 में वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की पैदाइश है और इन 1905 यानी आफ्टर या एट द एज ऑफ only 26 he gave 3 theories. Number 1, theory of relativity. Theory of relativity. यानी यहाँ पे इन्होंने दिया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और बाद में 1915 में ये देते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो नंबर 1 में इनका ये है, इन 1905 फर्स्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और नंबर 2 मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी E is equals to mc square. And number 3 photoelectric effect. Photoelectric effect. ये in 1905 only at the age of 26 इनका अचीवमेंट देखिए, क्या कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी के लिए, ये इतना चीज दिया इन्होंने। ठीक है, इन 1921 he received Nobel Prize in physics for photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला 1921 में। काफी देर के बाद, काफी दिनों के बाद इनको, मतलब ये इनकी थ्योरी आ गई थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट 1921 में।
और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सब। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो इनकी थी, चूंकि स्पेस और टाइम के बारे में एक अलग नज़रिया था इनका, तो इसको लोगों को, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट को समझने में काफ़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा, और तब जाकर के इनको नोबेल प्राइज मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। जब ये लाइट पे काम कर रहे थे तो ही गॉट इन 1921 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन 1905 आइंस्टाइन एडवांस्ड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एंड स्टडीड फोटो इलेक्ट्रिक। इन 1905 में आइंस्टाइन एडवांस्ड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड स्टडीड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट when photons of light यानी light energy that is photons of light strikes or incident on a metal surface, photoelectrons are emitted and this phenomena is called photoelectric effect। तो बच्चों यहाँ पे मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाना मकसद नहीं है, क्योंकि ये 12th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे और 12th के बच्चे जो हैं उनके लिए ठीक है। चलिए थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि जब लाइट एनर्जी किसी भी मेटल सरफेस पे जिसका उसका वर्क फंक्शन होता है, वो सब बाद में हम लोग बताएंगे। जब वो इंसिडेंट करता है सुटेबल एनर्जी, हाई एनर्जी, जब इंसिडेंट करता है किसी मेटल सरफेस पे, तो उससे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड और जो करंट उसमें से डेवलप होता है उसको कहते हैं, करंट जो प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारा मेटल सरफेस है, ठीक है, यहां से फोटोन इस मेटल पे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। ये मेटल, ये हमारा ये जो है ये मेटल सरफेस है, ये मेटेलिक सरफेस है, मेटल सरफेस, ये मेटल है, ठीक है। इस पे फोटोन हमारा इंसिडेंट कर रहा है, लाइट एनर्जी, हाई एनर्जी, ये दैट इज एच न्यू, यही फोटोन एनर्जी है। तो ये जब इस पे इंसिडेंट करता है तो यहाँ से ये इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इसी फिनोमेना को, इस घटना को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ फोटोन जो है, फ्लो ऑफ फोटोन को हम लोग कहते हैं वेव। ये हमारा वेव है, ये आइंस्टाइन ने कहा कि फ्लो ऑफ फोटोन जो है ये वेव है, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकला तो न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी जो है, यानी न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी, ये फिर सामने आ गया। एक्चुअल में आइंस्टाइन नहीं चाहते थे कि न्यूटन्स का पार्टिकल थ्योरी फिर सामने आया, लेकिन उनके सामने ये मजबूरी थी। मजबूरी क्या, जो फैक्ट था जो आया, तब उसमें वो क्या कर सकते थे, तो उनके सामने ये आ गया। तो पहले तो फोटोन आया, तो फोटोन एक वेव की तरह, फ्लो ऑफ फोटोन स्ट्रीम्स ऑफ फोटोन इज कॉल्ड वेव, ये वेव है। तो लाइट एनर्जी जब किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे पार्टिकल थ्योरी फिर आ गया। तो अब इसमें दो तरह की बात आ गई कि हाइगेंस का और थॉमस यंग का। इन्होंने कहा था लाइट के बारे में कि लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। तो और ये जेसी मैक्सवेल ने भी वो कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद प्लांक साहब आए, तो प्लांक्स की थ्योरी को, यानी क्वांटा एनर्जी, क्वांटा को लेकर के आगे बढ़े अल्बर्ट आइंस्टाइन, और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट किया छोटा सा। जब देखा ये, तो ये इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल थ्योरी फिर से सामने आ गई।
ठीक है बच्चों. सो द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट हैज रिटर्न दैट इट लाइट एग्जिस्ट इन टाइनी डिस्क्रीट पैकेट्स और पार्टिकल्स कॉल्ड क्वांटा और photons and have wave-like properties. So Einstein paved the way by embracing wave-particle duality. यानी dual nature of light. लाइट का dual nature आया. नंबर एक तो हो गया वेव एंड पार्टिकल. ये दो नेचर लाइट का है. ठीक है. अब ये हुआ कि ड्यूअल नेचर लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. लाइट का दो नेचर होगा, एक वेव होगा और दूसरा पार्टिकल होगा. सो टुडे फिजिसिस्ट आर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट दैट लाइट बिहेव्स एज बोथ अ पार्टिकल एंड अ वेव. Scientists admit today light remains as fundamentally mysterious as ever. जो लाइट की जो मिस्ट्री बनी हुई थी वो आज भी बरकरार है. तो कंक्लूजन इसका बच्चों ये निकल कर आया सामने कि आइंस्टाइन्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट हाईलाइटेड दैट लाइट इज अ कंपोजिशन ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड फोटॉन्स एंड हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज. ठीक है. हाँ तो बच्चों, इट इज टू बी नोटेड दैट आइंस्टाइन बिलीव्ड light is a particle, that is photon, and the flow of photon is a wave. Number 2, the photoelectric effect experiment proved that light is a particle photon. Einstein discovered the particle nature of light. Number 3, light was not a continuous wave but consisted of localized particles. So photoelectric effect demonstrates the wave nature of light. So scientists today admit that light remains as fundamentally mysterious as ever. तो ये इस तरह से लाइट के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट का जो व्यूज था मैंने आपके सामने रखा. ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था. अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अभी जो जैसा कि मैंने बताया था कि 2022 में जो अभी फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला क्वांटम इंटेंगलमेंट पे, उस पर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करना मुनासिब समझते हैं आप लोगों से. ठीक है बच्चों. तो अब देखते हैं व्हाट इज क्वांटम इंटेंगलमेंट.